बाजार को है अब बजट का इंतजार और बजट से पहले बाजार में शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। लग रहा है कि बाजार को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। क्या है उम्मीदें, क्या कुछ हो सकता है इस बजट में और बाजार पर बजट के बाद आगे क्या डायरेक्शन रहेगा, इस पर हमारा एक खास शो, स्पेशल शो। और आज हमारे साथ 3 बाजार के जाने माने दिग्गज हैं इस शो में बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में प्रेसिडेंट और सीईओ एडलवाइज सिक्योरिटीज विकास खेमानी जी, जो देश में सबसे बड़ी डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस चलाते हैं और इनका लगातार देश के घरेलू इन्वेस्टर्स और पूरे विदेशी इन्वेस्टर्स के साथ कारोबार होता है, तो इन्हें पल्स है दोनों ही तरह के बाजारों की, हिंदुस्तान की भी और दुनिया भर के बाजारों की भी। दूसरे हमारे साथ मेहमान हैं क्रेस्ट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक, जो अपना पैसा भी मैनेज करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स का भी करते हैं और पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। तो उनसे पूछेंगे, समझेंगे कि बजट से पहले और बजट के बाद कहां कैसे पैसा बनेगा। साथ ही हमारे साथ देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब भी है और जानेंगे उनसे कि म्यूचुअल फंड की इस वक्त बजट को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी है। आप सब महानुभावों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। विकास, शुरुआत आपके साथ की जाए। बड़ी तेजी हो गई है बाजार में बजट से पहले, क्या मतलब बहुत जबरदस्त एकदम तोड़फोड़ अच्छा बजट आने वाला है क्या? आई थिंक अनिल जी, ये मतलब एक कोइंसिडेंस है कि क्योंकि एक डीमोनेटाइजेशन के बाद में आप देखेंगे तो एक बाजार में बहुत गिरावट आई थी, तो जो एक रिकवरी हुई है ये उस डीमोनेटाइजेशन के शॉक की बहुत अच्छा इकोनॉमी में वापसी हुई है, उसके वजह से भी हुई है। सो जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत कम रह गया है, तो उसका इफेक्ट खत्म हुआ है। सेकेंडली आई थिंक डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है एंड थर्डली ऑब्वियसली बजट की एक्सपेक्टेशंस भी धीरे धीरे बढ़ रही है कि एक एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ बजट प्रेजेंट करेगी जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, जो कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अनाउंसमेंट होंगे जिससे कि ग्रोथ की रिकवरी फास्टर हो। तो उस ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है खाली बजट के प्री बजट रैली नहीं है, पर एक जो करेक्शन हुआ था उस करेक्शन की शार्प रिकवरी बैक है जैसे जैसे वो शॉक खत्म हुआ है। एंड पार्टली जैसे जैसे बजट करीब आता है तो हमेशा थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो बिल्ड होती ही है, तो वो है जी। विक्रम जी, क्या बात है इस बार लोगों को बिल्कुल डर ही नहीं है बजट का, कि सब उम्मीद से ही जा रहे हैं, ये नहीं कि कुछ ऐसा आ गया वैसा आ गया, और वो भी तब जबकि महीने भर पहले लोगों को डर था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि शेयर मार्केट वालों से थोड़ा टैक्स ज्यादा वसूल करना चाहिए, वो डर तो गायब ही हो गया, प्राइस में तो कहीं दिख नहीं रहा। अनिल जी, इसमें ऐसा हुआ जैसे विकास ने बहुत सही तरीके से समझाया कि इंडेक्स जो 9000 थी वो 8000 चली गई थी और डिमोनेटाइजेशन का भय और प्लस डोनाल्ड ट्रंप के आने का भय जो था सिस्टम में, और क्या होगा डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिसलेट हो जाएगा या डिले हो जाएगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन था। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे जैसे लिक्विडिटी वापस आ रही है सिस्टम में, उससे ऐसा लग रहा है कि 70-75% का जो प्रॉब्लम था वो शायद क्लियर हो गया है। कंज्यूमर स्टेपल्स के आप रिजल्ट देखो तो आपको लगता है कि नहीं इसमें तो विदाउट टूथपेस्ट आप सर्वाइव नहीं करोगे, तो आपको कैश में लेना है या चेक में लेना है, क्रेडिट कार्ड में आपको लेना ही है। तो एक ये पॉजिटिव रिजल्ट्स में जो डर था उतना डर रिजल्ट में आ नहीं रहा है, तो एक ये पॉजिटिव मूव हुआ है। दूसरा ये था कि काफी घबरा गए थे कि सब कुछ खराब हो रहा है, अच्छा कल सुबह मोदी जी आके कुछ और अनाउंस कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये एक माहौल थोड़ा सुधरना चालू हुआ है। दूसरा ये है कि इतना सारा पैसा बैंकों में आने के बाद आज ये पैसों का क्या करोगे, इसमें टैक्स नेट वाइडन होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारा जो अपॉर्चुनिटी इनके पास अवेलेबल है उसको कैसे ये यूज करते हैं। इन्होंने एक याद हो तो 2 साल पहले बोला था कॉर्पोरेट टैक्स हम कट करके 5% से कट करके 2019 का रोड मैप बना रहे हैं, तो ये बड़ी एक्सपेक्टेशन है। पर्सनल लेवल पे टैक्सेशन पे एक उम्मीद है। आज हाउसिंग फॉर ऑल एक बड़ा मंत्रा है गवर्नमेंट का, उसमें लिमिट्स का ओपननेस है। तो आई थिंक ये सब कंबाइन आप करने जाओ और जो वैल्यूएशन जिस तरह से चले गए थे नीचे 2 महीने पहले, उसकी रिकवरी जैसे शार्प बाउंस बैक आप कह सकते हो, ये हो रहा है। बट काफी सारे एरियाज अपने को देखने पड़ेंगे क्योंकि ग्लोबली भी माहौल इतना इजी नहीं है, तो देखते हैं कैसे चलता है। और ये जो पूरी तेजी बनी ना, उसकी क्रेडिट मैं 3 जनों को देना चाहता हूं। पहले तो विकास को, जो तमाम एफआईज हों चाहे घरेलू ब्रोकरेज हाउस हों, उनको रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई हिंदुस्तान की स्टोरी मजबूत है। दूसरे विक्रम, आप जैसे लोग जो खुद अपना पैसा लगाते हैं बाजार में। और तीसरे हमारे सुनील सुब्रमण्यम साहब, जो सुंदर म्यूचुअल फंड चलाते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने जो दमदार खरीदारी की है पिछले 2 महीनों में, पहली बार ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम एफआईज को भी झेल सकते हैं। तो सर, ये जो पैसा इतना आया है, क्या ये सिर्फ इसी वजह से कि लिक्विडिटी है इसलिए आप लगा रहे हैं पैसा मार्केट में, या फिर बजट को लेकर और बाजार को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं?
एक्चुअली ये लिक्विडिटी की वजह से ही हो रही है, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूं आपके चैनल में कि म्यूचुअल फंड में ये तब्दीली जो आई थी पिछले साल में, वो ये कि जो इन्फ्लोज ज्यादातर लमसम में आते थे कि जब भी पास्ट रिटर्न्स अच्छा हो तब मार्केट में पैसा है, अब बदल गई है कि करीबन 3,500 से 4,000 करोड़ महीने में SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा आ रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद इनफ्लोस जो है वो जारी है, मगर रिडेम्पशन जो है वो आधे के आधे हो गए हैं। तो नेट फ्लोस जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो एक्चुअली बढ़ गए हैं नवंबर और दिसंबर में। तीसरी चीज ये है कि जनवरी से शुरुआत लेकर यूलिप्स और ELSS स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में लोग अभी टैक्स सेविंग के लिए पैसा भर्ती कर रहे हैं, तो इसके कारण अभी सभी म्यूचुअल फंड के पास एकदम भंडार है पैसे का। विकास, आपसे एक या दो खास बातें जानना चाहता हूं जो आप इस बजट में जरूर देखना चाहते हैं। वित्त मंत्री को ये एक या दो काम तो कर ही देने चाहिए इस बजट में, ये बताइए। अनिल जी, आई थिंक अभी एक जो बहुत बड़ी नीड है कि इकोनॉमी को किक स्टार्ट करके इकोनॉमी को पेस देने की जरूरत है। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन का शॉक हुआ और जैसा कि अभी इकोनॉमी में ग्रोथ की काफी जरूरत है, स्पेशली ऑन द कंजम्पशन साइड। आप जैसा देखेंगे कि रूरल इकोनॉमी और सोशल सेक्टर के अंदर पिछले 5 सालों में जो एक अपन 1 से 1.5% का ऑलमोस्ट खर्चा हुआ करता था इन दोनों सेक्टर में और GDP, विच हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 0.7-0.8%। तो जो रूरल इकोनॉमी काफी एक डिस्ट्रेस में है, उसको किक स्टार्ट करने की जरूरत है, उसको एक काफी कुछ स्टिमुलस देने की जरूरत है। तो उस साइड एक देखना चाहूंगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसमें जो एक फाइनेंस मिनिस्टर पिछले बजट में भी एक बात रखी थी कि वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नीचे ले जाएंगे और इंडिविजुअल टैक्स रेट के इफेक्टिव रेट को नीचे करेंगे। तो उसके अंदर एक शुरुआत होनी आज के समय में बहुत जरूरत है। आई थिंक धीरे धीरे जैसे कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, आफ्टर GST की रोड मैप सामने है, ये तो एक टैक्स नेट वाइडर होने की काफी बड़ी बात है। तो इससे एक अच्छा माहौल है कि यहाँ पे उस बात की जो इनकम टैक्स रेट है उसको नीचे लाने की शुरुआत कर दी जाए। और थर्डली, आई थिंक जो रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का मेंटेन करते हुए फिस्कल डेफिसिट का क्या टारगेट देते हैं, तो वहां पे एक अगर थोड़ा सा जो 3% का एक एक्सपेक्टेड टारगेट था उसकी जगह थोड़ा सा लूजन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि आज के तारीख में इकोनॉमी को स्पेंडिंग की ज्यादा जरूरत है कंसोलिडेशन से। उस कंसोलिडेशन को आप एडिशनल टैक्स रेवेन्यू आता है तो बाद में कर सकते हैं, पर ये साल मुझे लगता है उसको थोड़ा सा एक बार साइड में रख के थोड़ा सा लूजन किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये उपाय है जो वित्त मंत्री ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ बजट में होना चाहिए, और उससे भी बड़ा सवाल क्या कुछ नहीं होना चाहिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बजट पर इस खास शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, सुनील सुब्रमण्यम, विक्रम कोटक और विकास खेमानी। आपने काफी चीजें बोली कि बजट में ये होगा वो होगा, क्या नहीं होना चाहिए विक्रम ये बताइए, क्योंकि शायद सुनील जी इतना खुल के बोले ना बोले, लेकिन आप तो बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से जो डर लगा दिया है, जो पिछले साल भी था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पिछले साल तो बजट देख के ऐसा लगा कुछ बुरा नहीं हुआ, मतलब अच्छा हो गया। वैसा हाल है। तो वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन बीजेपी से नहीं की जा सकती। तो बीजेपी नॉर्मली बोल्ड रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है। तो वो जो विकास ने पॉइंट बताया कि आज आप कॉर्पोरेट टैक्स को अगर छोड़ दोगे तो ये बहुत गलत होगा। आपने इतना सारा जो पैसा कलेक्ट किया है 15 लाख करोड़, अब ये पैसा सिस्टम में आया है, उसमें काफी पैसा रियल है, काफी पैसा ट्रांसफर्ड है, तो उसमें टैक्स स्क्रूटिनी होगी। और मेरे को लगता है इंडिया का जो टैक्स टू GDP रेशियो है अगले 5 साल में जो 15-16% पे वो 20-21% हो सकता है। ये काम गवर्नमेंट ने किया है विद दिस डिमोनेटाइजेशन। अभी वो आपका पॉजिटिव साइड है। अभी सामने क्या है जो विकास ने बताया एग्जैक्टली सेम है, फिस्कल एक्सपांशन कर दो। और ये जो लॉन्ग टर्म वाला काम कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, जो वर्ड है प्रो पुअर एंड एंटी रिच, वो वर्ड हटा देना चाहिए। ये प्रो पुअर हो सकता है बजट, बिकॉज आपको इक्वालिटी बनानी है सिस्टम, जो कर रहे हैं करो, बट एंटी रिच नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एंटी रिच, बिकॉज एनीवे इफ द मार्केट्स आर पेइंग टैक्स। अगर आपने शॉर्ट टर्म में STT भरते हो, आप 15 का टैक्स भरते हो, तो ये काफी अच्छा टैक्स है। जहां लूफॉल्स है, जैसे कोई बोलता है Z ग्रुप में बहुत लूफॉल्स है, वहां आप रिपेयर करो, बट आप ये मत करो कि आपने लॉन्ग टर्म जो, और इंडिया में आज आपको फिस्कल सेविंग्स जरूरी है, आपको पब्लिक का पैसा फाइनेंशियल मार्केट में आना जरूरी है। अगर आप उसको ही टैक्स लगा दोगे तो वैसे ही हम खड़े नहीं हुए। हमारा टोटल फाइनेंशियल सेविंग का 3-4% बड़ी मुश्किल से इक्विटी में आता है, तो उसको आप बढ़ाने के लिए काम करोगे, उसको घटाने के लिए काम तो सुनील जी, कोई ऐसी बढ़िया स्कीम लाई जाए जिसमें पहली बार कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, इक्विटी फंड, भले सेंसेक्स निफ्टी फंड हो, या फिर जो पहले से इन्वेस्टर है उनको कुछ सीधा टैक्स बेनिफिट दो, पैसा लगाओ
अपना टोटल इनकम में से बेनिफिट लेके जाओ, जैसे सेक्शन 80C में होता है, पैसा बन जाए तो थोड़ा टैक्स दे देना, ऐसा कुछ स्कीम लानी चाहिए इनोवेटिव, जो वाकई में लोगों को इक्विटी मार्केट्स की तरफ वेल्थ बनाने के लिहाज से। देखो, इसमें बहुत आसानी से गवर्नमेंट ऐसी कर सकती है, जैसे फॉरेन देशों में है सेक्शन 401K कहते हैं अमेरिका में। अच्छा, तो वहां पे जब भी अपना रिटायरमेंट सेविंग्स आप जो भी इक्विटी स्कीम में डालो, आपको 80C तरह की बेनिफिट मिल जाती है और EEE होती है। अच्छा, तो एक तो अभी 80C के लिए खाली वो एक टैक्स सेविंग के लिए स्पेशल स्कीम लगा के 3 ईयर लॉक इन करके फिर ना, तो सीधा कहिए ना कि कहीं भी अपनी इक्विटी में डाला तो अगर आपने 3 साल तक रखा तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगी। सिंपल सी बात, टैक्स डालने की जरूरत नहीं है कि 3 साल तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लाओ, बस यही नियम लाइए कि किसी ने भी अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया 3 साल तक रखा तो उसको 80C का बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा। उससे आप देखिए कितना चालान मिलेगा इनफ्लोस को। ओके, विकास आप ये बताइए, ऐसा क्या कुछ गड़बड़ गलत या ऐसा कोई प्रोविजन न लाए बजट में वित्त मंत्री जी जिससे कि मूड खराब हो जाए बाजार का? तो टैक्स को लेके एक रेट्रोगेट बातें ना करें, प्रोग्रेसिव बातें करें, जिससे कि कैपिटल, इंडिया इज अ कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री, वी नीड कैपिटल, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स इज अ वेरी बिग प्रोग्राम इस गवर्नमेंट का है, तो उसको बढ़ावा दे, उससे आगे बढ़ावा मिले, ऐसा काम होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इन्वेस्टमेंट की जो रेट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया है और रिस्क कैपिटल की काफी जरूरत है। और बैंकिंग सेक्टर में आज आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर काफी हद तक उसको मीट नहीं कर पा रहा है जिस तरह का आज की डेट में सेटअप है। तो मुझे लगता है कि जो इक्विटी कैपिटल, रिस्क कैपिटल को जितना ज्यादा चैनलाइजेशन फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू करके, फाइनेंशियलाइजेशन करके उस यूजर्स ऑफ कैपिटल के पास पहुंचाया जाएगा, उतना अच्छा होगा। तो ये बड़ी बात है कि कुछ ऐसा न करे जिससे कि मूड खराब हो, जिसमें कि पुरानी डेट से टैक्सेशन के प्रोविजन बदलना, या फिर बजट को इस तरह से प्रेजेंट करना कि भाई ये सिर्फ गरीबों का है, अच्छी बात है, अमीरों के विरुद्ध है, या जो लोग टैक्स वाकई में भरते हैं, बड़ा पैसा तो कॉर्पोरेट्स ही देते हैं, वही टैक्स भरते हैं, उनको ऐसा न, उनके विरुद्ध वाला बजट न लगे, ये बाजार चाहता है। बजट से पहले और बजट के बाद कौन सी थीम्स हैं जो बजट के लिहाज से और बजट प्रूफ कैसा भी बजट हो, इन पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बजट पर इस खास शो में। विकास जी, चूंकि आप तो दुनिया भर के एफआई से बातचीत करते हैं, ये बताइए एफआई टैक्स को लेकर या गार को लेकर इस बजट में क्या कुछ सुनना चाहते हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? टैक्स स्ट्रक्चर का क्लैरिटी हमेशा एक बहुत अच्छी बात रहती है, तो आई थिंक वो एक हो जाए तो मुझे लगता है ठीक है। दूसरा, आई थिंक व्हाट इन्वेस्टर्स लुक, फॉरेन इन्वेस्टर जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्रेडिबिलिटी कितनी है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स बजट को बहुत बड़ा सीरियस इवेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि 15-20 साल पहले शायद इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि इसके थ्रू पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होते थे। अभी बजट में पॉलिसी अनाउंसमेंट्स कम होते हैं। आई थिंक इस गवर्नमेंट को काफी हद तक पॉलिसी अनाउंसमेंट पहले ही हो चुके हैं, दे आर जस्ट कंटिन्यूइंग द पॉलिसी अनाउंसमेंट्स। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक अदर देन कि भाई फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना रख रहे हैं, टैक्स कलेक्शन के जो ग्रोथ है उनकी क्या अजम्पशंस हैं, और किस तरह की स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है, मतलब स्पेंडिंग को कहां पे इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड डायरेक्ट कर रहे हैं कि सोशल सेक्टर में डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट, रिपल इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, उस चीज बातों को लेके आई थिंक एफआईआईज और इन्वेस्टर्स को एनालिसिस करेंगे। पर मुझे लगता नहीं कि वो कोई एक बहुत बड़ा डायरेक्शन चेंजिंग इवेंट हो सकता है मार्केट्स के लिए। विक्रम, बजट से पहले, अब चूंकि वैसे तो वक्त कम बचा है और तेजी भी हो चुकी है, तो बजट से पहले या फिर बजट प्रूफ थीम्स जो बजट के पहले और बाद में भी कारगर हो, ऐसे थीम्स बजट के पहले हेड एंड टेल कर लेते हैं क्या जाएगा वो सही होगा। बिल्कुल। बजट के बाद अनिल, दो चीजें क्लियरली सामने आ रही है कि फाइनेंशियल सर्विस इंडिया में बहुत ही स्टार्टअप पॉइंट पे है, और मुझे लगता है ये काफी लंबा ग्रो हो सकता है, बिकॉज ये इतने सारे बैंक अकाउंट खुलने, इतने सारे पैसा जमा होने, इतने सारे लोगों के पास डिजिटल कार्ड या ये सब ई कार्ड जाने, उसका यूजेज कहाँ होगा। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सर्विस एक ऐसा एरिया है। वैसे आप इन्वेस्टमेंट साइड पे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस देखो, वो बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है, और स्पेंडिंग साइड पे आप हाउसिंग फाइनेंस देखो या ऑटो फाइनेंस देखो, तो मुझे तो ये एक सेक्टर है जो अगले 5-10 साल के लिए कंटिन्यूअस लंबा थीम रहेगा। दूसरा, कंज्यूमर ड्यूरेबल मेरा फेवरेट है, जो मुझे लगता है इंडिया में कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो पेनिट्रेशन है बिलो 10% है, और कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओ तो 85-90% की रेंज है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपका फाइनेंस लेवल भी नीचे आ रहा है, अब ट्रेडिंग भी हो रहा है, कंज्यूमर को आज वो लग्जरी जो पहले कहते थे टेलीविजन या एसी या वॉशिंग मशीन, आज वो नेसेसरी बन चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल और फाइनेंशियल सर्विस ये दो बड़े अच्छे मीडियम टर्म थीम है। और कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि विक्रम जी ने इतने सालों तक, कितने 25 साल तक के करियर के बाद में खुद की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इसीलिए खोली, उनका भरोसा है, तो जो वो कह रहे हैं वो कर भी रहे। सुनील सर, आप बताएं, आपको कौन से थीम सेक्टर्स पसंद है?
देखिए, कंटिन्यूइंग थीम जो है वो है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कंजम्पशन सब अग्री सबके स्टोरीज आते हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि क्यों कंटिन्यू, मैं बता रहा हूँ कि डिमोनेटाइजेशन के कारण इसमें थोड़ा एक बैकग्राउंड आ गया था। उससे पहले आप देखिए पे कमीशन का डिसबर्सल 55% लोग गवर्नमेंट के रूरल और सेमी अर्बन एरिया में काम करते हैं। दूसरा, मानसून अच्छा रहा, तो ये रूरल थीम का जो डिमोनेटाइजेशन कम होगा वो चलेगा। नई थीम जो आने वाली है अभी वो है कॉन्ट्रा थीम, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर थीम। मैं क्यों बता रहा हूँ, 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि मेटल्स इंटरनेशनल प्राइस राइज होने के कारण मेटल्स की प्राइस बढ़े। तो ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फंड्स में एक मेटल्स का पैक होता है, एक वो चीज। दूसरी चीज ये है कि फर्स्ट टाइम रेलवे बजट और तो ये साथ में तो रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होती थी अलग तरीके से, वो अभी बजट में जब जोड़ेंगे तो विजिबिलिटी के कारण हम देखेंगे गवर्नमेंट भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहा हो, तो इसके कारण हम एक सॉलिड बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगले 6 महीने में बताइए। विकास, आपकी थीम्स क्या है बजट के लिहाज से या अदरवाइज भी? आई थिंक बजट तो एक एज आई सेड की इवेंट है, पर मुझे लगता है कि जो भी डोमेस्टिक ग्रोथ से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो ही ठीक रहेंगे। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक बिगेस्ट सेक्टर होता है, स्पेशली उसमें प्राइवेट बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिनका एक अच्छा ग्रोथ प्रोफाइल आने वाले समय में है। हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है, काफी इंसेंटिव। तो मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस इनकम कंपनीज का ग्रोथ तो 25-30% तक भी पॉसिबल है। वो है बैंक के प्राइवेट हैं, वो भी आई थिंक काफी कुछ हद तक ग्रो कर सकती हैं। कंजम्पशन थीम हमेशा इंडिया जैसे कंट्री में सदाबहार रहेगा, और जीएसटी इंप्लीमेंट होने से ये साल में और एक अनऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट होने से ये सेगमेंट काफी अच्छा रहेगा और चलते रहेगा, मुझे लगता है आने वाले कुछ वर्षों में। जो थीम्स निकल कर आ रही बजट या बजट के बाद, जिन थीम्स को बजट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग से फायदा होने वाली कंपनियां, मेटल्स, इंफ्रा, ये तमाम सेक्टर्स हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। लेकिन बजट उम्मीद की जा रही कि बेहतर होगा, शायद किसी तरह की कोई निराशा ना हो, और वित्त मंत्री ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि बाजार का मूड बिगड़े। ये राय है हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, विकास खेमानी जी, विक्रम कोटक जी और साथ ही सुनील सुब्रमण्यन साहब, सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़कर बजट के इस स्पेशल शो में अपनी राय देने के लिए। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।